आजकल शिक्षा विभाग में एक बड़े पदाधिकारी सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री के पाठक, उनकी सख्ती से तहलका मचा हुआ है। अखबार की सुर्खियों में और सोशल मीडिया में दोनों ही जगह समाचार भरे रहते हैं, पक्ष और विपक्ष में। आज हम बात करेंगे क्या है मसला। जानना ज़रूरी है क्योंकि यह न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आज 9 अगस्त 2023 का दिन है। कल से ही झमाझम बारिश हो रही है। शायद नेपथ्य में आपको झिंगुर और मेढकों के टरटराने की आवाज़ भी आ रही होगी और बारिश की टप टप बूंदें भी आ रही होंगी। इसके बीच में आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स चैनल में गांव जवार तहसील की सीरीज के अंतर्गत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे शिक्षा, खास करके जो स्कूली शिक्षा है बिहार में, उसके बारे में। अपनी बात कहूँ, मैंने कभी कोई प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा अपनी पढ़ाई के लिए। कम से कम सरकारी शिक्षा माध्यमिक विद्यालय में हुई, जहाँ कोई फीस नहीं लगता था। उस ज़माने में 7वीं कक्षा में बोर्ड हुआ करता था। फिर माध्यमिक या कह लें मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हम लोगों ने एक और सरकारी विद्यालय से पास की, जहाँ शायद 2 या ₹2.5 का महीने का शुल्क लगता था। और उसके बाद सरकारी कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज से पढ़ा और फिर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से पढ़ाई की। आज जहां हम खड़े हैं, यदि किसी को कहा जाए कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो गार्जियन नाराज़ हो जाते हैं कि क्यों आप हमारे बच्चे का अहित क्यों चाहते हैं। उनको खाने के पैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे कि उनका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, किसी नामी स्कूल में पढ़े। चाहे जहाँ से भी हो, पैसे जुटाकर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्या हो गया है? क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की ज़रूरत पड़ रही है? चाहे वो ज़िले में हो या सूबे के राजधानी पटना में हो या फिर बिहार राज्य से बाहर भेजकर बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को भेजने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? शायद कहीं इसी डिस्पैरिटी या इस विसंगति को दूर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे के पाठक जी? मुझे तो लगता है कुछ ऐसा ही है। एक वाकया है, तब मैं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बतौर सदस्य काम कर रहा था। 16 जुलाई 2013 की बात है। मैं उस दिन सीतामढ़ी में था, कुछ अस्पतालों के निरीक्षण के सिलसिले में उधर गया हुआ था। 16 जुलाई के रात में वहाँ था और 17 जुलाई के सुबह में सभी अखबार के पहले पन्नों पर था, सारण प्रमंडल और सारण जिले के गंडामन एक जगह है, वहाँ के विद्यालय में मिड डे स्कूल खाने से दर्जनों बच्चे मर गए। यह 16 जुलाई को हुआ था। समाचार हमने 17 जुलाई को सीतामढ़ी में देखे। हम लोगों ने सीतामढ़ी ज़िले में कई स्कूलों का निरीक्षण किया, मिड डे मील का कैसी योजना चल रही है। ऐसी भी जगह गए जहां योजना सही चल रही थी, ऐसे भी स्कूल में गए जहां योजना सही नहीं चल रही थी। मैंने वहीं से मुख्य सचिव को एक फैक्स भेजा जिसमें कई पॉइंट्स दिए गए थे कि किस प्रकार हम मिड डे मील की जो योजना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को और जवाबदेह बना सकते हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, उस रिपोर्ट पर अमल भी हुआ और बहुत से प्रावधान को सरकार ने लागू भी किया। बराबर हम लोग विद्यालयों में जाते थे, विद्यालयों का निरीक्षण करते थे और जहाँ भी विसंगति लगती थी उसके बारे में सरकार को
या संबद्ध विभाग को रिकमेंडेशंस भेजते रहते थे। लेकिन जैसा मेरा मानना है, जो रिकमेंडेशंस गए कहीं ना कहीं उन पर संवेदनशीलता की कमी थी या जवाबदेही की कमी थी, या कि वो प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर नहीं था। बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुआ हो ऐसा लगता नहीं। अभी श्री के पाठक जी जो कह रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? अभी हंगामा क्यों मचा है? यही तो कह रहे हैं वो कि विद्यालय में आप शिक्षक हैं तो कब आते हैं यह हाजिरी बनाइए और कब जाते हैं यह हाजिरी बनाइए, और इसको वो जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। क्या खराबी है इसमें? जब आप वेतन लेते हैं सरकार से तो विद्यालय में पढ़ाएंगे क्यों नहीं? हाजिरी क्यों नहीं लगाएंगे? और बायोमेट्रिक्स से हाजिरी की यदि बात चली है तो खराबी क्या है इसमें? आपके पास समय नहीं हो तो छुट्टी ले सकते हैं, उसका प्रावधान है। लेकिन जब पढ़ाने के लिए आपकी नियुक्ति हुई है तो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो शायद यही तो के पाठक कह रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा के पाठक जो कह रहे हैं उस बात से अलग आना चाहता हूँ और एक संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि विद्यालय के लिए जो मानक बने हैं और जो नियमावली बनी है बिहार राज्य में, वो क्या कहते हैं। सर्वप्रथम ये कहती है कि हर विद्यालय में, मैं सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, हालांकि इसमें से बहुत से चीज़ हैं जो प्राइवेट विद्यालय में भी लागू होते हैं। हर विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति का होना अनिवार्य है, और इसमें कितने लोग शिक्षकों के बीच से आएंगे इस समिति में, कितने अभिभावकों के बीच से आएंगे और कितने बच्चों के बीच से आएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नियमावली में लिखा है। और ये पारदर्शी तरीके से इन लोगों का चुनाव होना है और कितने समय के लिए ये भी उसमें निश्चित किया गया है। इस चुनाव की प्रक्रिया को नोटिस बोर्ड पर डालना है ताकि हर आदमी देख सके, और चुनाव हो जाने के बाद उस प्रबंध समिति के सदस्यों का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर टंगना चाहिए। अधिकतर लोगों के उसमें संपर्क सूत्र भी होने चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, ये सब भी होने चाहिए। और कब कब उस प्रबंध समिति की बैठक हुई यह भी तय है कि कब बैठक करनी है। उसकी बैठक कर उसमें क्या निर्णय हुए, उस निर्णय को उस नोटिस बोर्ड पर डालना भी है। इसी समिति में बैठक में यह तय होता है कि विद्यालय का भवन यदि जर्जर है तो क्या मरम्मत की ज़रूरत है, क्या बजट लगेगा, अनुदान के लिए सरकार को लिखा जाए, शिक्षक कम है उसके लिए लिखा जाए, मिड डे मील की योजना में कोई कमी हो उसके बारे में लिखा जाए, बच्चों के पुस्तकालय के बारे में या उनके क्रीड़ा खेलकूद के बारे में कमी है उसके बारे में लिखा जाए। और कहीं लगता हो कि चारदीवारी अच्छी नहीं है, शौचालय अच्छे नहीं बने हुए हैं, जो भी कमी विद्यालय से जुड़ी हुई हो वो सब इसी कमेटी के मीटिंग में निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय को बाहर लगा दें नोटिस बोर्ड पर, और उसी के अनुसार चिट्ठी बड़े पदाधिकारियों को भेजी जाती है और तब सरकार उस पर संज्ञान लेकर उसके क्रियान्वयन के लिए पूरा प्रयास करती है। ये बिहार राज्य के शिक्षा के नियमावली में कहता है। मैं बात करना चाहता हूँ मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील एक ऐसी योजना बनाई गई थी, उसके पीछे कारण जो भी हों, दो कारण स्पष्ट हैं। पहला कारण था कि जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, या गरीब और कमज़ोर वर्ग नहीं भी हो तो बच्चे काफ़ी समय के लिए स्कूल में रहेंगे यदि, तो उनके उस समय के खाने की चिंता उनको नहीं हो, पेरेंट्स को भी नहीं हो, और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। और दूसरा था
कि यहाँ बड़े छोटे जाति धर्म का भेद मिटाकर सारे बच्चे एक साथ बैठकर एक किचन का भोजन करें। ये दो मूल कारण थे मिड डे मील के। जब निरीक्षण के लिए जाते थे तो हम लोगों ने जो महसूस किया, और आज भी बहुत जगह कहीं भी कोई भी सिस्टम अपने आप में 1-2 दिन में परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। किचन, एक प्रॉपर किचन, रसोई घर प्रॉपर होना चाहिए, रसोइया प्रॉपर होना चाहिए, किचन का स्टोर रूम सही हो, भोजन रखने की व्यवस्था अच्छी हो। और जो गंडामन में जो मृत्यु हुई थी बच्चों को मिड डे मील के कारण, पाया गया था कि उस भोजन का जो अनाज रखा था उसे पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवा मिली थी और उससे बच्चों की मृत्यु हुई। सरकार द्वारा उसमें कार्रवाई हुई, जांच हुआ और दोषियों को दंडित भी किया गया था, यह भी मुझे याद है। उस समय हमने जो सरकार को रिपोर्ट भेजी थी उसमें लिखा था कि मिड डे मील के जो भी पदाधिकारी हों, शिक्षकों के अंदर से जो शिक्षक हों, खाना बनने के बाद पहला निवाला वो शिक्षक लेंगे, या शिक्षक उस दिन छुट्टी पर हो तो उनकी जगह जो दूसरा शिक्षक नियुक्त होगा वह पहला निवाला खाएंगे, या कोई नहीं हो तो प्रधानाध्यापक खाएंगे। उसके बाद ही वह खाना बच्चों को दिया जाएगा। ये मुझे अच्छी तरह से याद है, रिकमेंडेशन हमने भेजा था चीफ सेक्रेटरी को। किचन की साफ सफाई, स्टोर, बर्तन के रख रखाव और बच्चों के को खाना देने के लिए एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई थी। यदि इसी को आज श्री के पाठक सुनिश्चित करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद आप आगे चलें। बिहार में एक खास बात हुई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पोशाक योजना, कन्या पोशाक योजना और साइकिल योजना चलाई। इसके माध्यम से यदि आज आप सुबह के समय बिहार के किसी गांव में निकल जाएं तो साइकिल के जत्थों में लड़कियां मिल जाएंगी स्कूल की तरफ जाती हुई और स्कूल से घर आती हुई। यह एक आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा और वैसे भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने की बात चल रही हो, वहाँ विद्यालयों में यदि यह पूछा जा रहा है कि लड़कियों के लिए शौचालय कहाँ है और लड़कों के लिए शौचालय कहाँ है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, क्या यह सुचारू ढंग से चल रहे हैं, इनमें पानी की व्यवस्था है, इनमें जो एक पर्दे की व्यवस्था होनी चाहिए वह है या कि नहीं है, उसका भवन ठीक से बना है नहीं बना है। यदि ये किसी विद्यालय में नहीं है तो इसके बारे में सुनिश्चित करना और इसके बारे में पूछताछ करना ये कौन सा गुनाह है। विद्यालय में यदि लड़कियां पढ़ने आती हैं तो लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना किसका काम है? विद्यालय प्रबंधन समिति का। अब जब समिति ही नहीं होगी तो उसकी बैठक नहीं होगी, बैठक नहीं होगी तो इसकी चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो क्या कमियां हैं उसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं जाएगी, और जब रिपोर्ट नहीं जाएगी तो ऊपर से इस पर कार्रवाई क्या होगी। कई विद्यालय ऐसे मिले जिनके भवन जर्जर हैं, छत लग रहा है कि अब गिरेगी, बच्चों के ऊपर गिरेगी। ऐसे वारदात भी कई जगहों से सूचना मिली कि छत गिर गए और कुछ बच्चे घायल हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट नहीं गई और या फिर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो एक पहली चीज़ शिक्षकों की हाजिरी की बात, उनकी उपस्थिति की बात, दूसरी बात मिड डे मील की बात हुई, तीसरे टॉयलेट्स की बात हुई, चौथी बात आती है जब बच्चे आते हैं उनके लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हर विद्यालय में होनी चाहिए। बच्चों के पास हेल्थ कार्ड होना चाहिए जिसमें उनको कौन से वैक्सीन लगे, कौन से वैक्सीन नहीं लगे हैं, क्या क्या बीमारी हाल फिलहाल में हुई है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में हर विद्यालय में एक फर्स्ट एड किट, प्राथमिक उपचार की किट, और उससे कैसे इस्तेमाल करना है इसकी विशेष ट्रेनिंग किसी शिक्षक को
या किसी भी व्यक्ति को दी जानी चाहिए। जो आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें क्या करना है इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। इतनी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और सबके बाद बच्चों को राइट टू एजुकेशन के बारे में शिक्षकों को भी पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। हर ज़िले में बच्चों के अधिकार के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग और समाज कल्याण विभाग की ओर से तब तो हर साल कुछ राशि आवंटित की जाती थी और कई दफ़ा ज़िलों से वह वापस चली जाती थी। अब क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर ज़िले में जो समाज कल्याण पदाधिकारी हों या कुछ नहीं तो वहाँ के जिलाधीश या कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों के अधिकार के बारे में वहाँ ट्रेनिंग हो, जिसमें पुलिस के लोग हों, जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, समाज कल्याण के पदाधिकारी हों, इनको प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से विद्यालयों तक जाना चाहिए। आरटीई के प्रावधान के तहत कैसे बच्चों के एडमिशन लेने हैं इसके बारे में बताया जाना चाहिए, सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में भी इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा, आज यदि हम सोचें कि इन सरकारी विद्यालयों के बदले में प्राइवेट स्कूलों के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर और बड़े बड़े स्कूल बना के उन्हें रिप्लेस कर देंगे, यह संभव नहीं है। इतने गाँव में सभी गाँव के बच्चों को लाकर हम पटना में, दिल्ली में, देहरादून में और जयपुर में ले जाके नहीं पढ़ा सकते, ग्वालियर में नहीं पढ़ा सकते। वेलफेयर स्टेट है हमारा। एक एक बच्चे को वो जहाँ रहता है उस गांव में, उस पंचायत में, बहुत हुआ तो उस प्रखंड में प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता के साथ मिलने का उसको अधिकार है और ये उसे मिलना चाहिए। और यदि यही सुनिश्चित करना चाह रहे हैं बिहार सरकार में शिक्षा के बड़े पदाधिकारी, सीनियर IAS ऑफिसर के पाठक, तो इससे बुरा क्या है। मैं यह मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम और आप उदासीन हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जनप्रतिनिधि, चाहे वह गांव के मुखिया हों या जिला परिषद के सदस्य हों या प्रमुख हों या पंचायत समिति के सदस्य हों या विधायक हों या मंत्री हों, कितनी बार ऐसा होता है कि वो किसी विद्यालय के निरीक्षण को गए हों, वो भी सिर्फ निरीक्षण के ही दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं कि चूंकि उन्हें किसी समारोह में, जलसे में मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है तो वो वहाँ पहुँचे। उस समय वो क्या निरीक्षण करेंगे? उस समय तो फूल माला लेंगे, दुशाला लेंगे और स्वागत कराएंगे, घर जाएंगे। आम दिनों में कब उनके जहन में आता है कि जरा चल कर देखें तो उस विद्या के मंदिर में क्या हो रहा है, जहाँ कल के देश के कर्णधार जहाँ से निकलने वाले हैं, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ के कल इस देश का भार उनके ही कंधों पर आना है, उस स्कूल की क्या दशा है, यह देखने के लिए जनप्रतिनिधि कितनी दफ़ा जाते हैं। मैं जनप्रतिनिधियों से भी बाहर आना चाहता हूँ, एक नागरिक की बात करना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ यह मैं बताना चाहता हूँ कि हर विद्यालय में एक विजिटर, आगंतुक पंजिका भी रखी जानी है, जिसमें कोई भी, आप और हम भी यदि जाएं और चाहें कि आगंतुक पंजिका में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये वहाँ पे होना चाहिए। और एक सुझाव पुस्तिका या बॉक्स होना चाहिए या कंप्लेंट रजिस्टर या कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, जहाँ बच्चे भी जहाँ कहीं उन्हें कमी लगे उसे लिख कर उसमें डाल सकें और उसको विद्यालय प्रबंधन समिति के हिसाब से जिस प्रकार से तय हो वैसे उस बॉक्स को खोला जाए और उसके अंदर के सुझाव पर विचार हो और उस पर जो समुचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। जरा सोचिएगा, इसके पहले कि हम दूसरों को बोलें, जनप्रतिनिधि या सिंपली एक नागरिक के रूप में, हमारा आप कितनी दफ़ा ऐसा सोचते हैं कि जरा हमारे बगल का विद्यालय है, जरा चल के देखते हैं। हो सकता है कुछ हम हाथ ही बटा दें, कुछ उनका सहयोग ही कर दें, शिक्षकों का विद्यालय में कुछ मदद ही कर दें।
तो सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं बनने वाला। सबको अपनी अपनी जवाबदेही देखनी पड़ेगी, और जब कल्याणकारी योजनाओं की बात हो तो हम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य से हट नहीं सकते। और मैं यहाँ मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे ज़रूर इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार से न्यूज़ को हम डालें कि वो एक सकारात्मक दिशा में चीज़ों को ले जाए। तो दोस्तों, आज यहीं मैं गांव जवार तहसील की बात के इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर अगले एपिसोड में किसी और विषय पर बात करेंगे, या हो सकता है शिक्षा पर भी कुछ और बात हो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।